में फाइनल पेपर 7 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम धन निष्कासन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे धन निष्कासन के क्या परिणाम हुए। देखिए किस किस तरह से धन भारत से बाहर जा रहा था। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि इस धन निष्कासन के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए। भारत पर जब इतना धन बाहर चला गया तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव जो था वो ये था कि करों का बोझ तथा देशवासियों की आय में कमी। करों का अत्यधिक जो बोझ था वो भारतीयों पर लाद दिया गया था और देशवासियों की आय में कमी हो गई थी। इंग्लैंड में कर भार प्रति व्यक्ति 2 पौंड 10 सीलिंग था, परंतु यहाँ पर वहाँ की प्रति व्यक्ति आय का 60% से भी कम था और जबकि भारत में ये बोझ 2 शीलिंग 6 पेंस था। फिर भी ये आय का 14% से भी अधिक भार था। निर्धन को इसे चुकाने हेतु ऋण लेना पड़ता था। इस ऋण पर उसे ब्याज देना पड़ता था। ये भार उसके ऊपर बढ़ता ही जाता था। देखिए इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति जो है वो 2 पौंड कर का भार जितना था वो उनकी इनकम के अनुसार था, है ना। अगर आय ज़्यादा है और आप कर लगा रहे हैं तो व्यक्ति उस कर को देने में समर्थ होता है। तो मान लीजिए इंग्लैंड में उन्होंने जो भी 2 पौंड 10 सीलिंग का टैक्स लगाया था वो उसको देने में समर्थ थे, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो उन लोगों की आय इससे कई गुना ज़्यादा थी। भारत में जब ये लगाया 2 शीलिंग और 6 पेंस, तो यहाँ की जो आय थी प्रति व्यक्ति आय वो इंग्लैंड के अनुपात में 7% कम थी। यहाँ के व्यक्ति को यह कर चुकाने के लिए ब्याज ऋण लेना पड़ता था और उस पर ब्याज देना पड़ता। तो आप ये सोचिए, ऋण उसको भी चुकाना है, ब्याज को भी चुकाना है, तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो जो निर्धन है वो और भी ज़्यादा निर्धन हो जाता था। वो इस कर की वसूलने की जो प्रक्रिया थी वो और भी भयावह थी। किसानों में अगर आप देखें तो वो भयावह स्थिति थी। वो किसी भी तरह से महाजन से ऋण लेकर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए टैक्स देता था, कर देता था। तो इस स्थिति में भारत से जो वसूल की जाने वाली राशि थी वो भी, आपने कर ले लिया है, भारत में आपने कर को वसूल कर लिया है, तो कम से कम उसको खर्च तो आप भारत में करिए। वो खर्च भी कहाँ पर होता था? इंग्लैंड में होता था। तो देशवासी कर के बोझ से दबे हुए थे और देशवासियों की आय में निरंतर कमी आ रही थी। देश का दूसरा जो पॉइंट है वो है देश का निर्धन तथा बार बार अकालग्रस्त होना। ये मैंने कई बार आपको ये बताया है कि क्यों बार बार भारत में अकाल पड़ रहे थे। तो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी के कारण भारतीय पूंजी संचय में असमर्थ रहे तथा जब वे पूंजी का संग्रह नहीं कर सके तो वे भारत में औद्योगिकरण के मार्ग की ओर भी अग्रसर नहीं हो सके। इससे निर्धनता बढ़ी, बार बार अकाल पड़ने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 24 अकाल पड़े जिनमें 2,85,00,000 लोग मारे गए। तो इस तरह आप देखिए कि निर्धनता के कारण बार बार भारत में अकाल पड़ रहे थे ना। उनकी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो भी भारत के फेवर में नहीं थी। उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो भी भारत के फेवर में नहीं थी। आप भारत की जो बचत है वो भी इंग्लैंड ले जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश होगा वहाँ अकाल पड़ेगा और गरीबी की स्थिति होगी, चाहे वो इंग्लैंड ही हो। अगर इंग्लैंड से भी धन का निष्कासन इस तरह से होता तो निश्चित रूप से इंग्लैंड भी एक गरीब देश हो जाता, वहाँ भी अकाल की स्थिति आ जाती और निर्धनता की स्थिति आ जाती। तीसरा पॉइंट देखिए, विदेशी पूंजी ने देश के शोषण को सुगम बना दिया। अब ये विदेशी पूंजी तो उन्होंने नाम दे दिया है कि ये हमारी पूंजी है,
पर वो पूंजी किसकी थी? भारत की ही थी। भारत को तो पूंजी संचय की दृष्टि में अक्षम बनाया गया, है ना। इंग्लैंड ने भारत में कोई पूंजी का संचय नहीं किया, जबकि दूसरी ओर विदेशी पूंजी को भारत में एकाधिकार लाभ मिलते गए। भारत में जो धन इंग्लैंड पहुंचा, वही धन वापस विदेशी पूंजी के रूप में भारत लौटा, जिसने भारत का शोषण किया। इस प्रकार भारत की पूंजी एक दरवाजे से गई और दूसरे दरवाजे से वापस लौट आई। दूसरे दरवाजे से वो किस रूप में आती थी? विदेशी पूंजी के रूप में आती थी, ऋण के रूप में आती थी। तो आप देखिए कि घर की जो बहू है वही घर का ही नाश करने में लगी है। उस विदेशी पूंजी जो थी उस पर हमको क्या देना पड़ता था? विदेशी पूंजी कोई हमारे लिए तो आई नहीं थी, विदेशी पूंजी ऋण के रूप में आती थी और उस पर हमें क्या देना पड़ता था? ब्याज देना पड़ता था। तो ये भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। भारतीय किसानों का लगातार निर्धन होना। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि भूमि कर इतना अधिक था कि कृषकों को खाद्यान्न तक बेचना पड़ता था, खाने का भी बेचना पड़ता था। घूम घूम कर किसान भूमि नहीं जोत पाता था, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो उनके ऊपर कर का बोझ और भी ज़्यादा हो जाता। ऐसी स्थिति में जो उपजाऊपन था वह भी कम हो गया, फलस्वरूप उपज कम हो गई तथा भूमि कर बढ़ता गया। भारतीय किसान गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हो गया। देखिए, मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया, रेतवाड़ी व्यवस्था पढ़ाई, तो उन दोनों में देखिए किसी न किसी रूप में भूमि कर को तय कर दिया था। एक बार रेत के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और एक बार उन्होंने समझौता कर लिया जमींदार के साथ। अब जब किसान को एक निश्चित लगान देना है तो उसकी उपजाऊपन भी होना चाहिए जमीन में। तो देखिए, किसान जो था वो खेत जोत कर उतनी उपज कर ही नहीं पाता था कि वो इतना कर दे, और उसके ऊपर कर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर वो किसी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर और ज़्यादा कर लाद दिया जाएगा, तो वो भी नहीं कर पाता था। तो वो कृषि में किसी भी तरह का सुधार भी नहीं ला पाता था। ना अंग्रेजों ने कोई ऐसा कार्य किया कि इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया हो, खाद या बीज की कोई व्यवस्था की हो, नई तकनीकी जो इंग्लैंड में आ गई हो वो भारत में लाए हो। तो हमारी फलस्वरूप क्या हो रहा था कि जमीन का, एक तो जमीन के ऊपर बोझ भी बढ़ रहा था, लैंड जो थी वो क्या हो रही थी, छोटी छोटी जोतों में विभाजित हो रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार जो थी वो भूमि की उपजाऊपन गिर रहा था और कृषि का किसान के ऊपर लगान लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इससे भी भारतीय किसान निर्धन हो गए और ये लगान जो था वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड ही जा रहा था। औद्योगिकरण में विलंब, संपत्ति की प्रत्यक्ष हानि, राष्ट्रीय उत्पादन के एक भाग के स्थूल रूप से स्थानांतरण होने से लोगों की आजीविका के साधन में वास्तविक कमी होने लगी तथा यही राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली कमी निकासी को सिद्ध करती है। राष्ट्रीय जो एक भाग जो था, चाहे वो होम चार्ज हो, सरप्लस हो, पेंशन हो, हमारा जो एक बहुत बड़ा भाग था जिसकी हम बचत कह सकते हैं किसी न किसी रूप में, या बचत के बाद वो इन्वेस्टमेंट होता था, वो पूरा इंग्लैंड चला जाता था। तो उससे हमारे यहाँ औद्योगिकरण में, जब पैसा ही नहीं है तो आप औद्योगिकरण कैसे करेंगे? आर.सी. दत्त ने लिखा है कि जब देश में उगाए गए करों से को देश में ही खर्च किया जाता है तो धन देश की जनता में परिचालित होता है, वो उसी में रोटेट होगा, व्यापारों, उद्योगों व कृषि को परिपुष्ट करता है तथा किसी एक न एक रूप में सर्वसाधारण के पास पहुंच जाता है।
पर जब ये धन देश के बाहर भेजा जाता है तो ये धन देश के लिए सदा नष्ट हो जाता है, जो न व्यापार को संपन्न बनाता है न जनसाधारण के पास ही पहुंचता है ना। सब रूप में भारत का धन वहाँ जा रहा है, तो ना औद्योगिकरण हो रहा है, ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ना और कोई चीज़ हो रही है, तो भारत में वो धन आया ही नहीं है। वो पूरा का पूरा धन है वो इंग्लैंड का ही डेवलपमेंट कर रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके ये समझाया भी था कि किस तरह हम अपनी बचत को अपना कोई निवेश करते हैं तो उस पर हमको फिर फायदा होता है, पर जब हमारे पास बचत ही नहीं है तो हम उसका दोबारा निवेश कैसे करेंगे और हमको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। निवेश मान लो हमने किसी औद्योगिक इकाई के लिए कर रहा है और 50 जनों की औद्योगिक इकाई है, तो देखिए उन 50 जनों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। 50 जनों का धन वापस हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ता है और उससे फिर डेवलपमेंट होता है। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ को देखिए कि ये कितना बड़ा अमाउंट होता है, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और कितने लोगों की जो बचत है वो वापस राष्ट्रीय आय में जुड़कर भारत का विकास कर सकती थी, तो उससे हमको फायदा हो सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।